चलिए लेक्चर 6 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। लेक्चर 6 है आरसीसी का। इसमें इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था आपका मॉड्यूलर रेशियो का इम्पोर्टेंस देख लिया था कि जो मॉड्यूलर रेशियो है उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कि जब भी मुझे टोटल इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट लिखना होगा तो मैं मॉड्यूलर रेशियो का स्टील के स्ट्रेसेस को किस तरह लिखूंगा और स्टील में जो एरिया होगा उसको मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ योर मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जो स्ट्रेसेस इन स्टील में बोलता हूँ, स्ट्रेसेस इन स्टील को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, टी स्ट्रेसेस इन स्टील को, और स्ट्रेसेस इन कंक्रीट सी से। ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ कि स्ट्रेसेस लिखने हैं मुझे स्टील के अंदर, क्लियर, स्ट्रेसेस मुझे लिखने हैं स्टील के अंदर, क्या लिखूंगा मैं, टी अपॉन एन इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, और एम ए एस टी इज द एरिया ऑफ, ठीक है, इन स्टील में एरिया लिखूंगा मैं एम ए एस। ठीक है, ये दो टर्म क्लियर हो गए थे आपके। टोटल इक्विवेलेंट एरिया कितना है, एम ए एस टी प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट, दिस इज व्हाट, टोटल इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। टोटल इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हमने देखा था, एम ए एस टी प्लस ए सी, जो हमने टोटल लोड लग रहा था कॉलम पे और स्टील पे, वहां से हमने डराइव करके देखा था। तो जो इक्वेशन हमारी बन गई थी, तो हम स्टील के स्ट्रेसेस देखते हैं, वो लिखेंगे जब भी स्टील में स्ट्रेसेस टी अपॉन एम और एम ए एस टी इज एरिया। क्लियर है, ये हमने डिस्कस कर चुके थे। नाउ एनालिसिस पार्ट पे मैं आता हूँ, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर, एनालिसिस पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं आरसीसी में बात करूंगा बीम की, तो उस बीम में मैं हमेशा क्रॉस सेक्शन कट करूंगा बीम का। तो बीम रेक्टेंगुलर बीम होती है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कट होके आएगा जिसकी विड्थ बी होगी और ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी होगी। ठीक है। तो अब आप देखिए कि दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, जिसकी विड्थ कितनी दी हुई है, बी, और ओवरऑल डेप्थ कितनी दी हुई है, कैपिटल डी। क्लियर। तो बी इज योर विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ बीम, एंड कैपिटल डी इज योर ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। ठीक है। यहां पे आपका टेंशन होता है बॉटम में, कोई बीम होती है, बीम का ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन में रहता है, बीम का नीचे वाला पार्ट टेंशन में रहता है। जब भी बीम को लोड करोगे, मान लो इस पे मैंने कपल एक्ट कराया, लोड कराया, तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो कॉम्प्रेस होगा, ऊपर वाले फाइबर्स क्या होंगे, कॉम्प्रेस होंगे, और नीचे वाले पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है पेन का, वो कैसे होगा, खिंच जाएगा, टेंशन में रहेगा। तो नीचे वाला पार्ट टेंशन में होगा, ऊपर वाला पार्ट कंप्रेशन में होगा। तो हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं कहां पे, टेंशन साइड। तो ये मैंने जो सर्कुलर बार दिखाया हुआ है, ये क्या दिखाया हुआ है, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब ओवरऑल डेप्थ है कितनी, यहां से लेके नीचे तक की, कंक्रीट के सरफेस तक की, बीम के सरफेस तक का, स्मॉल डी में डिनोट करता हूं, यहां से लेके सेंटर ऑफ द रीइंफोर्समेंट तक। ये आपका रीइंफोर्समेंट का सेंटर है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक क्या होती है, स्मॉल डी। स्मॉल डी को क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव डेप्थ। हाँ, सेंटर टू सेंटर, हाँ, नीचे सब कवर होता है, बिल्कुल। और ये जो पोर्शन छूटा है सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट के कंक्रीट के आउटर मोस्ट सरफेस से, इसको हम क्या बोलते हैं, कवर। क्या बोलते हैं हम, इफेक्टिव कवर। मैंने आपको बताया था इफेक्टिव कवर होता है, एक होता है आपका नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर या फिर क्लियर कवर भी बोलते हो आप उसको। ठीक है। आपको मैं फिर से बता देता हूं, ये आपका रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट के आउटर मोस्ट पार्ट से लेके कंक्रीट के आउटर मोस्ट पार्ट तक अगर कवर डिफाइन करना है तो ये होगा हमारा क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर। मुझे इफेक्टिव कवर नोट करना है तो मैं रीइंफोर्समेंट के सेंटर से मेजर करता हूं और कंक्रीट के आउटर सरफेस तक मेजर करता हूं। क्लियर है।
तो ये अगर मुझे इफेक्टिव कवर बोलूंगा इसको, तो इफेक्टिव कवर कंप्राइज किससे होता है? एक तो ये पार्ट तो आएगा ही क्लियर कवर का, ये जो क्लियर कवर है ये तो आएगा ही आएगा, यस और नो? तो क्लियर कवर आएगा ही, प्लस यहाँ पे क्या लगा होता है? स्टरप्स होते हैं, स्टरप्स इस तरह 135 डिग्री के पे बेंड होता है स्टरप। तो जो आपका डायामीटर होगा स्टरप्स का वो भी ऐड होगा, प्लस रीइंफोर्समेंट का ये मेन डायामीटर है, इसका हाफ पोर्शन ऐड होगा। तो डायामीटर ऑफ रीइंफोर्समेंट का हाफ, तो डायामीन मतलब मेन रीइंफोर्समेंट का डायामीटर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव कवर समझ में आ गया, रीइंफोर्समेंट के सेंटर से कंक्रीट के आउटर मोस्ट सरफेस तक की डिस्टेंस इफेक्टिव कवर है, जिसमें हमारा कैसे कैसे बन रहा है? क्लियर कवर भी आ रहा है, प्लस ये जो स्टरअप है इसका भी डायमीटर पूरा ऐड हो रहा है, तो डायमीटर ऑफ स्टरअप्स पूरा ऐड हो रहा है, और मेन रीइंफोर्समेंट जो सर्कल से मैंने डिनोट किया हुआ है उसका हाफ, तो मेन रीइंफोर्समेंट डायमीटर का हाफ। आ गया समझ में? दिस इज योर इफेक्टिव कवर। क्लियर है? ठीक है, इफेक्टिव कवर क्लियर है, नॉमिनल कवर क्लियर है, क्लियर कवर क्लियर है। क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम मैंने बना दिया, ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी, स्मॉल डी इज योर इफेक्टिव डेप्थ। रीइंफोर्समेंट बनाया मैंने, रीइंफोर्समेंट कहाँ पे होता है हमारा? टेंशन साइड पे। मैंने बताया आपको ये बीम होती है इस तरह, इफ दिस इज योर बीम, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर वाला पार्ट किसमें रहता है? कंप्रेशन में, नीचे वाला पार्ट टेंशन में। देखो ना, बीम पे अगर आपने लोडिंग कर दी तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? कंप्रेस होगा, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो इस तरह बीम बन जाएगी, बढ़ जाएगी, खिंच गया, टेंशन में आ गया, ये टेंशन में आ गया, ये कंप्रेशन में है। समझ आ रहा है? तो इसलिए हम रीइंफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? टेंशन जोन में, टेंशन साइड। तो टेंशन में ही तो रीइंफोर्समेंट हमारा काम करता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करता है, यस और नो? Reinforce all the tensile stresses are bear by steel reinforcement। मतलब इसका मतलब क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट इन टेंशन इज नेग्लेक्टेड। जो एरिया ऑफ कंक्रीट है टेंशन में वो नेग्लेक्ट होता है, कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं हम, ठीक है? क्योंकि जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस बियर करता है वो ओनली रीइंफोर्समेंट, जिसको हम सरिया बोलते हैं, वो ही करता है। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट होता है ना, रीइंफोर्समेंट क्या होता है? टेंशन में होता है, मतलब आपका जो भी उसमें डक्टाइल बिहेवियर होता है, डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी समझते हो? जिसको हम खींचेंगे तो वो खिंचता चला जाएगा, डिफॉर्म होता चला जाएगा। कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है? ब्रिटल मटेरियल। कंक्रीट ब्रिटल है मतलब उसको हम खींचोगे तो खिंच जाएगा? वो नहीं खिंचेगा। कंक्रीट को खिंच जाएगा? टाइट होता है कंक्रीट? नहीं। कंक्रीट को गिराओगे ना एकदम से टूट जाएगा। स्टील को गिराओगे टूटेगा? स्टील को गिराओगे टूटेगी क्या? नहीं गिरेगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये आपका था क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है? क्लियर है नहीं है? अब यहाँ पे मैंने इस स्टील के एरिया को अगर मैं इक्विवेलेंट एरिया बना दूं तो मैं क्या बना सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? M into SE। वेरी नाइस। तो ये रीइंफोर्समेंट का देखो मैंने कहाँ पे बनाया है? यहाँ पे बना दिया है। चलो यहीं पे बना देता हूँ पूरा। ये था, इसको मैंने इस तरह शो कर दिया। लो, व्हाट इज दिस? M into ASC, यस और नो? समझ में आ रहा है? ट्रांसफॉर्म सेक्शन बोल दिया मैंने इसको। व्हाट इज दिस? ट्रांसफॉर्म सेक्शन, और इसको हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेक्शन। इक्विवेलेंट सेक्शन, इक्विवेलेंट सेक्शन बना दिया और ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना दिया। यहाँ पे आपका क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज योर व्हाट? न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है? क्लियर है? ये आपका क्या था? विड्थ, ओवरऑल विड्थ, ठीक है? यहाँ से लेके रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है? इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, यस और नो? यस और नो? ये आपकी है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ तक एक्स ए से डिनोट करता हूँ। एक्स ए क्या है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्स ए को लिख लो यहाँ पे, एक्स ए इज योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स ए से। क्लियर?
तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज XA, तो मैं इस फिगर को यहाँ पे बना सकता हूँ XA, यस और नो? इसको एक्चुअल डेप्थ इसमें भी दिखा सकता हूँ ना, दिस इज योर XA, ये XA है, ये कितना है D, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया D माइनस XA, तो व्हाट इज दिस पोजीशन? दिस पोजीशन इज नोन एज D माइनस XA। क्लियर? क्लियर है सर? MAST D माइनस XA। फिगर याद रखोगे, कुछ नहीं रटने की जरूरत है, ओनली हमेशा भी स्ट्रेस डायग्राम बनवाऊंगा मैं। स्ट्रेस डायग्राम आपको अंडर रीइंफोर्स के लिए, ओवर रीइंफोर्स के लिए और बैलेंस सेक्शन के लिए स्ट्रेस डायग्राम बनवाऊंगा। उसमें आपको ओनली फिगर याद रखना है। फिगर कैसे याद रखोगे अभी देखते जाओ। ये समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना? तो ये पोर्शन बच गया D माइनस XA, ये हो गया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ, और ये है ओवरऑल विड्थ, और ये है आपका ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D। स्मॉल d का है सेंटर के रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक इफेक्टिव डेप्थ। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना दिया, मतलब मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, MAST कर दिया। यही पढ़ा था अभी तक हमने। चलो अब इसके बाद मैं बात करता हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस तरह निकालते हैं। फर्स्ट सबसे पहला काम होता है हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करना, XA को, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? XA से। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है ना, वो आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस होती है पूरे भी सेक्शन की। सेक्शन की क्या होती है? सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब जहाँ पे सेंट्रोइड पास होता है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो सेंट्रोइडल एक्सिस इज योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यहीं से सेंट्रोइड पास हो रहा होगा इसका, तो यहाँ से हमारा क्या बोलेंगे? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है, अगर मैं ये बात करता हूँ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? XA। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज कैलकुलेटेड by equating the moment of area on both sides of the neutral axis. Equating the moment of area of both sides of the neutral axis. तो न्यूट्रल एक्सिस के बोथ साइड्स, ऊपर वाला साइड क्या था हमारा? कॉम्प्रेशन, नीचे वाला साइड टेंशन, मतलब ऊपर वाला साइड का मोमेंट ऑफ एरिया और नीचे वाले साइड के मोमेंट ऑफ एरिया को क्या कर देंगे हम? इक्वेट कर देंगे, जहां से हमारे को क्या मिल जाएगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाएगा। ठीक है? तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज आल्सो नोन एज सेंट्रोइडल एक्सिस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज इक्वेटिंग द मोमेंट of area on both sides of the neutral axis। मोमेंट ऑफ एरिया के बोथ साइड्स, मतलब ऊपर का एरिया B इंटू XA, एरिया हो गया, इंटू X कहाँ पे करेगा? XA बाई 2 पे, तो B इंटू XA इंटू XA बाई 2 विच इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है? D माइनस XA। तो मैं आपको बताऊं तो जो इक्वेशन हमारी डेवलप हो जाएगी वो क्या होगी? B इंटू XA इंटू वॉट? XA बाय 2 विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट एरिया इज MAST इंटू वॉट? ये कितना बच गया? अरे ये कितना बच गया? D माइनस XA। बाय दिस इक्वेशन you can calculate what? You can calculate x। अब रटना कुछ नहीं है इसमें, रटना कुछ नहीं है। अभी भाई साहब बहुत लंबी लंबी इक्वेशंस आएंगी, ये तो सिंगली रीइंफोर्स सेक्शन चल रहा है। जब डबली रीइंफोर्स सेक्शन आएगा तो रीइंफोर्समेंट में डालूंगा, टेंशन जोन में तो डालूंगा ही, कॉम्प्रेशन जोन में भी डालूंगा। जब कॉम्प्रेशन जोन में रीइंफोर्समेंट डालूंगा तो वहां पे जो मेरे स्ट्रेस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्प्रेशन जोन में मैंने रीइंफोर्समेंट डाला है, स्ट्रेसेस लिखने पड़ेंगे और उसका एरिया भी लिखना पड़ेगा, तब जाके मुझे फोर्स मिलता है। फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, यस और नो? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया।
तो कहीं पे भी मैं रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता हूँ तो उसके कुछ ना कुछ स्ट्रेसेस होंगे, उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स भी मिल जाएगा मुझे, सेम टेंसाइल फोर्स भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला हमारा काम क्या था, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड के एरिया के मूवमेंट को क्या कर दो, आप इक्वेट कर दो, तो वहां से आप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल दोगे। अब ये वाला जो मूवमेंट किया है तो समझ में आ गया सर। अगला नीचे वाले पार्ट का मूवमेंट कैसे इसका इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्म सेक्शन बना दिया है हमने। इसकी डिस्टेंस कितनी बच गई, d माइनस एक्स से। MEST में पूरा कन्वर्जन हो चुका है हमारा, वो एरिया तो है, MEST कन्वर्जन हो गया हुआ है हमारा। मोमेंट ऑफ एरिया जो हम बात कर रहे हैं ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से, वो इतनी ही डिस्टेंस है। ठीक है, इसको सिंपल ज्योमेट्री को समझने की कोशिश नहीं करो, मैं ये समझा रहा हूँ आपको किस तरह निकल रहा है। न्यूट्रल एक्सिस पे ही लेंगे ना, न्यूट्रल एक्सिस पे ही लेना है ना, तो इस d माइनस एक्स से मैंने रिप्रेजेंट करा है। कितना डिस्टेंस बच रहा है इसमें, m इंटू एस इंटू डी माइनस एक्स से। ऊपर वाला पार्ट तो सिंपल रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का तो CG किस पे होता है, CF एक्स बाई 2 पे, सेंटर बाई 2 पे। अच्छा ये रेक्टेंगल की तरह, ये तो ट्रांसफॉर्म किया गया है ना मैंने, तो ट्रांसफॉर्म किया है तो न्यूट्रल एक्सिस का वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी बच गई मूवमेंट का, d माइनस एक्स से। समझाने का तरीका है मेरा, इसको इक्वेशन को रटना नहीं है, समझ में आना चाहिए। b इंटू एक्स तो हो गया आपका एरिया, इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल टू MEST नीचे को हो गया इंटू d माइनस एक्स। अभी लंबी लंबी इक्वेशंस आएंगी, उसको भी इसी तरह समझा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन, किस तरह स्ट्रेस डायग्राम बनता है। ठीक है, डायग्राम सेम रहने दो। अब मैं इसमें बनाता हूँ आपको व्हाट, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, इसी डायग्राम में मैं इसी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम को लेके आगे बढ़ा देता हूँ, इसका न्यूट्रल एक्सिस बना देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरा रीइंफोर्समेंट है, तो जब भी मैं स्ट्रेसेस प्लॉट करूंगा इस रीइंफोर्समेंट के, तो इसी लेवल पे करूंगा, ना कि कंक्रीट के आउटर मोस्ट सरफेस पे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जब भी मैं रीइंफोर्समेंट प्लॉट करूंगा तो इसी लेवल पे प्लॉट करूंगा। ठीक है, क्योंकि उसी लेवल पे स्ट्रेसेस आएंगे हमारे, यस और नो। अब मैंने बोला अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, नाम सुना है ना सबका, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो उसका मैं स्ट्रेस डायग्राम बना रहा हूँ, और ये स्ट्रेस डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं पूछेगा तो इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे डिजाइन के। ठीक है, थ्योरी पूछ लेगा, अभी बताता हूँ। क्लियर? सुनिए, अब देखो, पहले मैंने स्ट्रेस डायग्राम बनाया आपका। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम आपका मैंने बनाया। अब ये कैसे बन रहा है मैं बताते जा रहा हूँ आपको कैसे बन रहा है। ठीक है, बताओ पहला वाला कौन सा सेक्शन है? ओवर सेक्शन है, तुक्का। ये तो मैंने क्या बना दिया, न्यूट्रल एक्सिस। अब देखो, सुन लीजिए, पहले तो मैं आपको एक मंत्र बता देता हूँ, कैसा डायग्राम याद रखना है, क्या बनना है, क्या हो रहा है। दिस इज योर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, दिस इज योर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, दिस इज योर बैलेंस सेक्शन। सब कंप्रेशन में जहाँ स्ट्रेसेस कम डेवलप होगी वो होगा ओवर होगा ना। अभी देखो तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बोला मैंने, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक कह लो, या फिर आप उसका एनालिसिस पार्ट में अगर आप जानोगे तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से कम होती है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कौन सी है आपकी? ये वाली जो न्यूट्रल एक्सिस टिपिकल क्रिटिकल ये है, ये आपकी एक्सी है। अभी मैंने एक्सी बताता हूँ, एक्सी क्या होता है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है जिसमें कि स्टील और कंक्रीट के स्ट्रेसेस सेम अमाउंट में मिलते हैं। स्टील के स्ट्रेसेस परमिसिबल स्ट्रेसेस और कंक्रीट के परमिसिबल स्ट्रेसेस इक्वेट होते हैं एक ही टाइम पर।
उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और उसी सेक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन इज दैट सेक्शन इन विच द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील एंड द परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ कंक्रीट आर मीटिंग एट द सेम टाइम। तो अब ये देखो लास्ट वाला जो सेक्शन बनाया मैंने, वो क्या बनाया है? बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन में देखो मैंने जो आपका इंटरसेक्शन पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे जो कट दिखाया है वो 0 दिखाया है, और जो स्टील के स्ट्रेसेस हैं वो अपने मैक्सिमम लिमिट तक है, कंक्रीट के स्ट्रेसेस मैक्सिमम लिमिट तक दिखाए हैं मैंने, ठीक है। तो जो कंक्रीट के स्ट्रेसेस होते हैं उसको मैं अगर सिग्मा सीबीसी बोलता हूं, जो कि आपको पता है, बोलता हूं ना, कंक्रीट के स्ट्रेसेस उसको मैक्सिमम परमिसिबल तक क्या बोलते हैं? सिग्मा सीबीसी। दिस इज योर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। इसको मैं अगर डिनोट कर दूं सी से, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस से, ठीक है, तो ये तो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे हुए हैं। स्टील के मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? सिग्मा एसटी। तो इसको मैं क्या लिख दूं? सिग्मा एसटी। और इक्विवेलेंट एरिया की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं? टी अपॉन एम। तो सिग्मा एसटी अपॉन एम मॉड्यूलर रेशियो के टर्म में, या फिर सिग्मा एसटी को मैं क्या लिख दूं? टी लिख दूं, जैसे मैंने सिग्मा सीबीसी को सी लिखा है। तो अगर मैं सिग्मा एसटी को स्ट्रेसेस को टी से डिनोट कर रहा हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टी अपॉन एम। यस और नो? तो ये जो मेरा सेक्शन बना है, ये मेरा सेक्शन, ये जो मेरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये है मेरी एक्स सी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। यही मेरी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी होगी बैलेंस सेक्शन के केस में। मतलब बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां पे मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट में और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील में अकर करते हैं, और वहां पे आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, तो एक्स ए को मैं एक्स सी के बराबर लिख सकता हूं। जो एक्चुअल स्ट्रेसेस है कंक्रीट में, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं सी ए से, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, वो किसके बराबर होंगे? परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इन कंक्रीट के। मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया मान लो विच इज इक्वल टू एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। जो कंक्रीट के एक्चुअल स्ट्रेसेस हैं वो परमिसिबल स्ट्रेसेस इन बेंडिंग कंप्रेशन के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है? एक्चुअल स्ट्रेसेस समझ में आ रही है यहां पे है, और यही एक्चुअल है स्ट्रेसेस, ठीक है। अभी देखो जो बेंडिंग और जो आपका टेंशन में परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं स्टील के जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं वो आपके टी अपॉन एम के बराबर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील विच इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा एस टी अपॉन एम। टी ए अपॉन एम किसके बराबर होगा? सिग्मा एस टी अपॉन एम के। टी ए क्या है यहाँ पे? मैं टी ए लिख देता हूँ, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील, एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील। और सी ए क्या लिखा मैंने? सी ए इज योर एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। अभी आपने दो टर्म और नए पढ़े, एक्चुअल स्ट्रेसेस। तो बैलेंस सेक्शन को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि दो तरह के स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं हर बार कंक्रीट में। एक तो आपका स्ट्रेसेस की वैल्यू मैक्सिमम लिमिट तक जब पहुंच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस, जिसकी वैल्यू हम कहां से देख लेते हैं? आईएस कोड से। सिग्मा एसटी और सिग्मा सीबीसी की वैल्यू किससे देख लेते हैं हम? आईएस कोड से। अभी मैंने दो टर्म और बताए, सी ए एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट और एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील। इनको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, या आपको सिमिलर ट्रायंगल से स्ट्रेस डायग्राम से कैलकुलेट हो जाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है। ये आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। तो समझ में आया कि बैलेंस सेक्शन अगर वो सेक्शन है जिसमें कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इक्वेट होंगे मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील के। क्लियर? यस और नो? यस और नो? क्लियर है? तो ये आपका हो गया व्हाट? दिस इज योर बैलेंस्ड सेक्शन। अब सुनो, ये डायग्राम जो देखो कैसे बना है, बैलेंस समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, सेम ट्रायंगल ऊपर उठाया, सेम ट्रायंगल नीचे उठा दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आया कि स्ट्रेसेस इन स्टील दोनों के बराबर कर दिए। जब भाई एक चीज देख लो, बैलेंस सेक्शन का वो मतलब है जब आपके स्ट्रेसेस कंक्रीट के
एक्चुअल स्ट्रेसेस के बराबर हो जाएगी ना, तब बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी। सेम विद स्टील के साथ भी होना चाहिए, जो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील है ना वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील के बराबर हो जाएंगे, तब बैलेंस कंडीशन की कंडीशन मिलेगी। तब वो सेक्शन जो डिजाइन करेंगे बैलेंस सेक्शन डिजाइन करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं बाय कंसीडरिंग द सेक्शन एज अ बैलेंस सेक्शन, हमेशा कैसे कंसीडर करते हैं, डिजाइन जब भी करते हैं एज अ बैलेंस सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। बट एक्चुअल में कोई भी सेक्शन बैलेंस होता है क्या? नहीं होता, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन रहते हैं सारे। कैसे सेक्शन रहते हैं? रियल लाइफ एप्लीकेशन अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, पूछ लेगा वो बीम है बैलेंस सेक्शन की तरह, तो आप डिजाइन करते हो क्या मान के करते हो कि स्ट्रेसेस कंक्रीट के और स्टील के बराबर आ रहे होंगे एक ही टाइम पे, उसके एक्चुअल स्ट्रेसेस भी बराबर आ रहे होंगे। बट कभी एक्चुअल में रियल लाइफ में होगा? कभी नहीं होगा। रियल लाइफ में स्ट्रेसेस कैसे होंगे? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही मिलेगा। अब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन को आप कैसे जज करोगे, कैसे एनालाइज करोगे? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में जो एक्चुअल स्ट्रेसेस होते हैं CA वो कम होते हैं किससे? सिग्मा CBC से। तो सिग्मा CBC की वैल्यू मान लो मैंने बना दी यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है मेरे? सिग्मा CBC। तो एक्चुअल स्ट्रेसेस क्या है? यहाँ पे ब्लैक वाले से एक्चुअल स्ट्रेसेस है, और सिग्मा CBC तक यहाँ तक होने चाहिए थे। तो जब CA एक्चुअल स्ट्रेसेस है कंक्रीट के, तो ये जो पार्ट मुड़ेगा वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। बट जो टेंशन में स्ट्रेसेस वो बराबर होंगे, नॉट ज्यादा होंगे। मतलब सिग्मा HT अपॉन M की वैल्यू TA अपॉन M के बराबर होगी, और CA की वैल्यू कम होगी सिग्मा CBC से। By keeping in mind this concept, you always draw the under reinforced section stress diagram। क्या बोला मैंने? अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट दैट इज योर CA की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा CBC से कम होगी। तो सिग्मा CBC की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होती है, अरे ये बनाए यहाँ पे होती है, मतलब यहाँ पे होती है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूंगा तो ये बैलेंस सेक्शन पे कटेगा। बट एक्चुअल स्ट्रेसेस कम है तो कहाँ पे ड्रॉप होगा? यहीं पे ड्रॉप होगा ना। तो इसलिए जो ऊपर वाला ट्रायंगल कैसा मिला है? छोटा। समझ में आ रहा है? और स्ट्रेस की वैल्यू कम होगी किससे? मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस से। बट मैं बोल रहा हूँ उसी टाइम पे जो स्टील के स्ट्रेसेस हैं वो एक्चुअल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील के बराबर होंगे। मतलब देखो परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के मैक्सिमम यहाँ तक है, परमिसिबल स्ट्रेसेस, अरे यहाँ सुन लो, परमिसिबल स्ट्रेसेस स्टील के यहाँ पे हैं, और एक्चुअल स्ट्रेसेस भी स्टील के कहाँ पे हैं? यहीं पे। दो स्ट्रेसेस बताए थे मैंने, कौन कौन से? एक एक्चुअल, एक परमिसिबल। जैसे सुन लो, मैं बोल रहा हूँ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में स्टील के जो स्ट्रेसेस है वो एक्चुअल वाले बराबर होते हैं परमिसिबल के। बट जो आपके कंक्रीट के स्ट्रेसेस हैं एक्चुअल वाले वो कम होंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट से। तो ये तो समझ में आ गया कि एक्चुअल स्ट्रेसेस कंक्रीट के कम है, तो लेस देन लगा दिया मैंने सिग्मा CBC से। अरे इसका डायग्राम ऐसे देख लो यार, अब क्लियर होगा तुम्हारा। ये तो एक डायग्राम बन गया, और एक डायग्राम जो अगर मेरा एक्चुअल होता ना वो मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से जा रहा होता और यहाँ पे कैसे मिल रहा होता? डायग्राम क्लियर आया समझ में? इज इट क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हो बताओ? CA इज लेस देन सिग्मा CBC, सिग्मा ST अपॉन M इज इक्वल टू TA अपॉन M, और XA इज लेस देन XC। यस और नो? XC क्या है? दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XC, और दिस इज योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो XA की वैल्यू कहां पे है? कम है। देखो XA की वैल्यू क्या है? कम है। XC की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर? XA की वैल्यू कम, XC की वैल्यू ज्यादा। तो जो आपके स्ट्रेस डायग्राम, व्हाट इज दिस डायग्राम? ऑल दीज आर योर स्ट्रेस डायग्राम। और स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है बताओगे मुझे? क्या बताया था असम्पशन में? प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग और इवन आफ्टर बेंडिंग। तो स्ट्रेन डायग्राम इज ऑलवेज लीनियर। सेम डायग्राम बनना है, इस तरह का ही डायग्राम बनता है स्ट्रेन डायग्राम में।
यस और नो? यस सर। क्लियर है? यस सर। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आरसीसी। ये समझ में आ रही है ना चीजें, तो आगे करते चले जाओगे। ये नहीं समझ में आएगा तो कंक्रीट डिजाइन नहीं कर पाओगे, बीम डिजाइन नहीं कर पाओगे, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन भी नहीं कर पाओगे। बेसिक है परमिसिबल स्ट्रेसेस के बारे में जानकारी होना, कैसे स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट हो रहा है उसके बारे में जानकारी होना। अब देखो ओवर रिइंफोर्स सेक्शन। ओवर रिइंफोर्स सेक्शन की पहले मैं क्वालिटी बता देता हूँ आपको, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमने सीए। तो ओवर रिइंफोर्स सेक्शन में डायग्राम से देख के मिल रहा है आपको कि कंक्रीट के स्ट्रेसेस कहाँ पे होंगे? परमिसिबल तक होंगे, दोनों बराबर है, सही है। तो एक्चुअल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट विच इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट बेंडिंग ऑपरेशन में। देखो मैक्सिमम तक पहुंचाया, ये वाले ऊपर वाले यहाँ तक पहुंचा दिए मैंने ब्लैक से। अब बट एक और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला इस लेवल का, ये ठीक है। अब जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे है अभी? यहाँ पे, यहीं पे। और ये कौन सी थी? यहाँ तक क्रिटिकल वाली एक्सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ओवर इन्फो सेक्शन में? एक्स ए की वैल्यू बताओ, एक्सी से क्या होगी? एक्स ए की वैल्यू एक्सी से ज्यादा होगी। सी ए की वैल्यू सिग्मा सी बी सी से क्या होगी? सी ए की वैल्यू सिग्मा सी बी से बराबर होगी। और टी ए अपॉन एम की वैल्यू सिग्मा एस टी अपॉन एम से क्या होगी? बताओ क्या होगी? छोटी होगी। वेरी गुड। तो ये इसका अगर मैं डायग्राम बना दूं इसमें, तो एक्चुअल क्रिटिकल यहाँ तक था, तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये यहाँ पे आ रहा होगा, और ये डायग्राम ऐसे आ रहा होगा। ये होगा सिग्मा एच टी अपॉन एम, और ये होगा आपका टी ए अपॉन एम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो टी ए अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी? छोटी। तो कम होगी तो कहाँ पे बनाता हूँ मैं? यहाँ पे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन तो इजी है ना, पता है आपको। बैलेंस सेक्शन में स्ट्रेसेस कंक्रीट के और स्टील के एक्चुअल वाले परमिसिबल तक पहुंचे होंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है। इसमें ओवर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा आपका? ओवर इन्फोर्स सेक्शन में एक्चुअल स्ट्रेसेस, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है एक्स ए, ये क्या है आपकी? ज्यादा है। किससे? क्रिटिकल वाली से। क्रिटिकल एक्सिस तो यहीं पे, यस और नो? क्लियर। और जो स्टील के स्ट्रेसेस हैं टी ए अपॉन एम, वो कम है एज कंपेयर टू परमिसिबल स्ट्रेसेस। इसमें कौन सा सेक्शन मानकर हम मतलब कभी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं? बैलेंस बताया ना मैंने, बैलेंस सेक्शन हम, पर एक्चुअल में कभी बैलेंस सेक्शन नहीं मिलता। एक्चुअल में हमेशा कैसा सेक्शन मिलता है? अंडर इन्फोर्स सेक्शन। बैलेंस से ज्यादा थोड़ा मतलब इसकी ज्यादा अवॉइड करते हैं। ओवर इन्फोर्स सेक्शन is to be avoided, is never be utilized in your RCC structure. ओवर इन्फोर्स सेक्शन का कोई मतलब समझो। ओवर इन्फोर्स सेक्शन का क्या मतलब है? रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है ज्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे तो क्या होगा? प्लीज स्टैंड अप। कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो अनइकोनॉमिकल हो गया, पहला तो डिसएडवांटेज हो गया। दिस इज नॉट एडवांटेज। चलो और बताओ फिर क्या फायदा हुआ रेनफोर्स का? कंजेशन ज्यादा हो जाएगा। रेनफोर्समेंट डालोगे कंक्रीट में, पाइप लगा दोगे, वाइब्रेशन कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। फिर और क्या फायदा है? कोरोजन होने का चांस भी बढ़ जाएगा। कोरोजन होने का चांस बढ़ जाएगा। चलो वो तो बात की बात है, क्योंकि हम ओवर इन्फोर्स सेक्शन का भी डिजाइन ही नहीं करते। पहली बात तो सुन लो, बैठ जाओ। ओवर इन्फोर्स सेक्शन इज नेवर बी डिजाइनिंग इन आरसीसी स्ट्रक्चर। बोल मत देना कभी कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं। हम डिजाइन करते हैं डबली रिइंफोर्स सेक्शन इंस्टेड ऑफ ओवर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन आपको क्या देता है? अनइकोनॉमिकल डिजाइन देता है। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में, अब देखो पहले अंडर इन्फोर्स सेक्शन की बात सुनो। अंडर इन्फोर्स सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें जो आपके स्टील होते हैं, जो स्टील होते हैं। अब पहले मुझे बताओ कंक्रीट और स्टील में पहले कौन फेल होगा अंडर इन्फोर्स सेक्शन में? अंडर इन्फोर्स सेक्शन है आपके पास, तो कंक्रीट है एक आपके पास, एक है आपके पास स्टील। देख लो डायग्राम देख लो। अंडर इन्फोर्स सेक्शन है
तो इसमें एक है आपके पास कंक्रीट, एक है आपके पास स्टील। कंक्रीट पहले फेल होगा। सर कंप्लीट स्टील पहले करो। कंक्रीट फेल होगा। हाँ स्टील सर कंप्लीट क्या तुक्के लगा रहे हो, क्या कर रहे हो कंक्रीट पहले फेल होगा सर। भाई? एक चीज बताओ, पहले मुझसे मेरे को बात बताओ। ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, मान लो ओवर इन्फोर्स सेक्शन हम अनइकोनॉमिकल डिजाइन बोलते हैं। क्यों अनइकोनॉमिकल डिजाइन बोलते हैं? अनइकोनॉमिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके रीइंफोर्समेंट यूटिलाइज होना है, जो रीइंफोर्समेंट यूटिलाइज होना है उसके परमिसिबल स्ट्रेसेस तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट पहले फेल हो जाता है। कंक्रीट पहले फेल हो गया तो स्टील जो बचा हुआ है, लगाया हुआ है, अपना कहीं यूटिलाइज होगा? जो स्टील के स्ट्रेसेस मैक्सिमम परमिसिबल तक मुझे पहुंचाने हैं वो पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि जो स्टील के स्ट्रेसेस, कंक्रीट के स्ट्रेसेस वो पहले ही फेल हो गए। तो कभी भी ओवर इनफोर्स सेक्शन को डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है? ओवर इनफोर्स सेक्शन को कभी भी डिजाइन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अनइकोनॉमिकल होता है। जो भी हम रीइंफोर्समेंट लगा रहे हैं उसके रीइंफोर्समेंट के स्ट्रेसेस को परमिसिबल तक तो पहुंचाओगे ना। मतलब मेरी कैपेसिटी 100 kg की है तो मैं 100 kg उठाऊंगा ना, या फिर मैं 85 तक हार मान जाऊंगा? बात समझ में आ रही है? हिंदी में 85 तक मैं उठा लिया तो 15 किलो मेरी एक्स्ट्रा एडिशनल रिजर्व थी, वो नहीं कर पाया मैं, तो मेरी कैपेसिटी बेकार हो गई। तो ओवर इनफोर्स सेक्शन इसलिए प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि जो स्ट्रेसेस हैं कंक्रीट के वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल तक पहुंच जाते हैं। कंक्रीट के स्ट्रेसेस परमिसिबल तक पहुंच जाते हैं और वो फेल हो जाते हैं, और स्टील के जो स्ट्रेसेस परमिसिबल तक पहुंचने थे वो पहुंचते नहीं हैं, जिससे कि हमारा जो रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो अनयूटिलाइज रह जाता है। सर ओवर में पहले कंक्रीट फेल होगा। ओवर इन्फोर्समेंट में पहले आपका कंक्रीट फेल होता है, तभी स्टील का यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। अंदर में स्टील होगा। अंडर में पहले स्टील होगा तो स्टील को ही फेल कराना है। स्टील कभी फेल होगा? स्टील के परमिसिबल तक जब पहुंचेगा स्ट्रक्चर, उसके बाद कंक्रीट के स्ट्रेसेस पहुंचेंगे। तो पहले हमारे को तो यही फायदा करना है कि स्टील के स्ट्रेसेस परमिसिबल तक पहुंचे। स्टील ही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंक्रीट है स्टील, तो स्टील के स्ट्रेसेस परमिसिबल तक पहुंचा दो। तो अंडर इनफोर्स में पहले स्टील के परमिसिबल स्ट्रेसेस तक पहुंचते हैं, उसके बाद कंक्रीट के आते हैं। आया समझ में? दिस इज द लॉजिक व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग ओवर इनफोर्स सेक्शन। इंस्टेड ऑफ ओवर रीइंफोर्स सेक्शन वी विल बी यूटिलाइजिंग और वी विल बी प्रोवाइडिंग डबली रीइंफोर्स सेक्शन। डबली रीइंफोर्स सेक्शन में हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। करते हैं, अभी करवाएंगे। अभी आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंगली रीइंफोर्स का मैंने एग्जांपल दिया है। पूरे स्ट्रेस लेवल हमने सिंगली रीइंफोर्समेंट के बनाए हैं। उसे कहते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल रीइंफोर्समेंट जो हमने डाला है वो आपका तभी में आएगा। डबली में आएगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए इस लेक्चर में, यस और नो? चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।